वेलकम टू स्टडी पॉइंट 95 में स्वागत है आप सभी लोगों का। यूपीपीएससी आयोग द्वारा जो एग्रीकल्चर का जो पेपर करवाया जाएगा 1 अगस्त को, तो ये उसी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें स्वागत है आप सभी लोगों का। तो देखिए, इसमें हम लोग यूपीपीएससी एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग। इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, देखिए हमने आप लोगों को कहा था कि इस जो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें जो है 10 प्रैक्टिस सेट हैं। इसको हम आप लोगों को 2 दिन में प्रोवाइड करवा देंगे। ये आज पहला ही दिन है और इसमें अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि जो पारंपरिक प्रजनन होती है उन विधियों का क्या है। तो ऑप्शन पहला है पूरक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विकल्प विधि या फिर में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पूरक विधि है। ठीक है, उत्परिवर्तन जो एक पूरक विधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर उत्परिवर्तन को थोड़ा सा और डिफाइन कर लें तो उत्परिवर्तन में होता क्या है कि उत्परिवर्तन में जो है जो जीन होता है, जीन में भिन्नता उत्पन्न करके नई किस्म बनाई जाती है उत्परिवर्तन के द्वारा। तो इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें सर्वप्रथम जो इसके द्वारा जो गेहूँ बनाया गया था वो गेहूँ की प्रजाति थी सरबती सोनारा। याद रखना आप लोग, सरबती सोनारा और पूसा लरमा था। और धान का जगन्नाथ और हाइब्रिड म्यूटेंट, ये धान की प्रजातियाँ थी मुख्यतः जो उत्परिवर्तन के द्वारा बनाई गई थी। जौ की प्रजाति एक RBD1। ठीक है, तो और मूंगफली की एक प्रजाति है जो उत्परिवर्तन से बनी थी, उसका नाम क्या है? विक्रम। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए जो है अंतः प्रजात वंशक्रमों का उचित संख्या कितनी है। तो अगर किसी संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करना होता है तो उसमें जो वंशक्रमों की संख्या वो कितनी होती है? तो 5 से 6 तक होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है जो कोशिका में DNA का स्थानांतरित करने वाले जो वेक्टर होता है उसका नाम क्या होता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? ये कोशिका में जो DNA होता है उसका स्थानांतरण करने वाला वेक्टर का नाम है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है जो फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस वैरायटी, मतलब उत्तरी भारत में जो है धान के प्रथम संकर प्रजाति के बारे में पूछा गया है। तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है लुधियाना, हिसार, दिल्ली या फिर पंतनगर। देखिए, जो अपने पंतनगर में जो पहला विश्वविद्यालय खोला गया था, कृषि विश्वविद्यालय, उसी के द्वारा इसका विकास किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंतनगर। ठीक है, तो पूषा करके थी प्रजाति, तो वो इसके द्वारा विकसित की गई थी पंतनगर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है फाइलोडी रोग का वाहक कौन है। ऑप्शन है माइट, जैसिड, सफ़ेद मक्खी या फिर थ्रिप्स। देखिए फाइलोडी रोग जो है तिल में जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है तिल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये थ्रिक्स होता है एक प्रकार का। तो इसका राइट आंसर थ्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर थ्रिक्स नहीं होगा, जैसिड होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए हापर बर्न प्रकट होती है गेहूं में, धान में या फिर गन्ने में या फिर ज्वार में। तो हाइपर बर्न क्या होता है? हाइपर बर्न जो है एक मतलब कीट होता है, उसका नाम होता है ब्राउन बैक्ड प्लांट हॉपर। तो उसके द्वारा यह फैलाया जाता है। तो यह मुख्यतः किसमें? धान की फसल में होता है हापर बर्न। तो इसको हॉपर बर्न भी कहते हैं। झुलसा रोग हापर बर्न में हिंदी होती है झुलसा। तो झुलसा किस में होता है? तो झुलसा धान में होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर इस कीट का नाम आप लोग, तो इस कीट का नाम याद रखना, कभी कभी पूछ सकते हैं। तो इसका कीट का नाम है ब्राउन बैक्ड प्लांट और हॉपर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है जैविक नियंत्रण का जो प्रोजेक्ट निर्देशालय है वो कहाँ पे है। ऑप्शन है हैदराबाद, कोयम्बटूर, बेंगलुरु या फिर एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए कट गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल सेंटर। तो ये कहाँ पे है? बेंगलोर में। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लागत को औसत लागत भी कहा जाता है। ऑप्शन है फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट या मनी कॉस्ट या फिर अल्टरनेटिव कॉस्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर अल्टरनेटिव कॉस्ट हो जाएगा। इसी को सोशल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सोशल कॉस्ट भी इसी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसकी पेन नहीं चल पा रहा है सही से। तो इसको क्या बोलते हैं? सोशल कॉस्ट भी बोलते हैं। बढ़ते नेक्स्ट।
नेक्स्ट है जो कृषि लागत और मूल आयोग किसका निर्धारण करता है, तो थोक मूल का, फुटकर मूल या फिर समर्थन मूल या फिर कोई नहीं। तो देखिए ये एमएसपी को निर्धारित करता है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका क्या हो जाएगा, सपोर्ट प्राइस। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल आयोग के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए गेहूँ बुआई के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होना चाहिए, तो गेहूँ के बुआई के लिए ऑप्शन है 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 20 से 22, या फिर 24 से 26, या फिर 28 से 30। देखिए गेहूँ के लिए कितना होना चाहिए, तो गेहूँ के लिए होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है, तो ऑप्शन है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग या स्टेट फार्मिंग। तो देखिए जो सहकारी, सामूहिक और राज्य खेती है, ये खेती के प्रकार हैं। ठीक है, मतलब सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। और जो डाइवर्सिफाई फार्मिंग है, ये टाइप ऑफ क्रॉप है। ठीक है, तो जो क्रॉप बोई जाती है किस प्रकार से, तो ये टाइप ऑफ फार्मिंग है और ये सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। देखिए अगर टॉप ऑफ फार्मिंग की बात करें, ये टॉप ऑफ फार्मिंग में टाइप ऑफ फार्मिंग में आएगा। तो फार्मिंग 5 प्रकार की निर्धारित की गई है। एक होती है, सबसे पहले होती है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट डाइवर्सिफाइड, फिर मिक्स्ड फार्मिंग, फिर ड्राई फार्मिंग, फिर रैंचिंग फार्मिंग। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 5 टाइप की फार्मिंग होती है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में गरीबी को परिभाषित करने का आधार क्या है, तो ऑप्शन है प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग, रोटी कपड़ा मकान की उपलब्धता, या फिर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय, या फिर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अनाज की उपलब्धता। तो देखिए योजना आयोग के द्वारा प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग को माना गया है, जो गरीबी का निर्धारक की परिभाषा। यहाँ पर 2400 किलो कैलोरी जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, और 2100 किलो कैलोरी शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट है गरीबी में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है। तो यह किस योजना के अंतर्गत है, जवाहर रोजगार योजना, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली, या फिर राष्ट्रीय कृषि तकनीकी योजना। तो देखिए इसका आंसर एक यहाँ पर स्टेटमेंट ये है, एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर यही है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका जो है गरीबी में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है, तो इस योजना के तहत किया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बढ़ते नेक्स्ट है जो प्रसार की प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली, जो TNV सिस्टम बोलते हैं जिसको, तो सर्वप्रथम कहाँ पे लागू की गई थी, तो देखिए TNV सिस्टम सर्वप्रथम ऑप्शन है इजराइल, इराक, भारत या फिर टर्की। तो ये सबसे पहले जो है इजराइल में लागू की गई थी। तो TNV ट्रेनिंग एंड विजिटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ये सबसे पहले इराक में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, सबसे पहले तो डेनियल बैनोल। अगर आप लोग ये याद रखना तो याद रख लेना, नाम था इनका डेनियल बैनोल। ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो सर्वप्रथम 1973 में जो है इजराइल में, और 1974 में भारत में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। और भारत में अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में, तो राजस्थान का जो नाहर क्षेत्र है वहाँ पर, और मध्य प्रदेश का जो चंबल कमांड क्षेत्र है वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है जो अच्छी फसल उत्पादन है तो भूमि का pH कितना होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन है 4 से 5, 5 से 6, या फिर 6 से 7, या फिर 7 से 8। तो देखिए भूमि का pH मतलब अगर अच्छा फसल उत्पादन चाहिए तो भूमि का pH 6 से 7 होना चाहिए। तो इसमें क्या होता क्या है, इसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी अच्छे तरीके से अवशोषित हो जाते हैं, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव होते हैं इस pH पे। ठीक है, तो 6 से 7 होगा। निम्न है तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए पर्याप्त प्रायः कम होते हैं। तो अम्लीय मृदाओं में कौन से तत्व प्रायः कम होते हैं, ऑप्शन है जिंक, मैग्नीज, मोलिबेडनम या फिर बोरान। तो देखिए जो मोलिबेडनम होता है तत्व वो अम्लीय मृदाओं में कम पाया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अम्लीय मृदाओं में मुख्यतः जो है क्या क्या किस तत्व की कमी होती है, अगर देखा जाए तो मोलिबेडनम के साथ साथ नाइट्रोजन की भी कमी होती है, कैल्शियम की भी कमी होती है, मैग्नीशियम की भी होती है, और पोटेशियम की भी होती है, और सल्फर की भी कमी होती है। तो ये मुख्य तत्व हैं। अगर इसमें पूछा जाए अधिकता किसकी होती है, तो आयरन और मैग्नीज। ठीक है, MnN Fe। तो Nn इसकी जो मैग्नीज की अधिकता होती है और आयरन की भी होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है मृदा में यूरिया का जल अपघटन मतलब प्रभावित होता है किसके द्वारा, निकेल, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट या फिर मैग्नीज।
तो देखिए मृदा में यूरिया का जो विघटन है जो निकल के द्वारा प्रभावित होता है। निकल जो है एसेंशियल, मतलब जो एसेंशियल तत्व है उसमें शामिल कर लिया गया है। पहले 16 होते थे, अब निकल को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हो गए? 17 हो चुके। 17 पोषक तत्व जो है प्लांट के लिए अब आवश्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट है दलहनी फसलों में की जो जड़ों की गांठों में गुलाबी रंग किससे संबंधित है? जो दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में गुलाबी रंग, तो आयरन, कॉपर, मैग्नीज या फिर जिंक। तो देखिए ये जो मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ये आयरन के कारण होता है। ठीक है, दलहनी फसलों में जो उनकी जड़ों में गांठें होती हैं वो गुलाबी रंग की होती हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा अरहर वगैरह की दाल की जड़ों में जो गांठें होती हैं तो वो आयरन के कारण होती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता कितनी % होती है? 0.5%, 2%, 4% या फिर 8%। तो देखिए सॉरी, यह 0.5% होती है रासायनिक रूप से। ठीक है, जिप्सम की घुलनशीलता क्षारीय मृदा में। देखिए क्षारीय मृदा में जिप्सम को डाला जाता है जिससे कि वो मतलब सही हो सके, उसकी फर्टिलिटी वापस आ सके। और अम्लीय मृदा में चूने को डाला जाता है, ये आप लोग याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट रॉक फॉरेस्ट का उपयोग उपयुक्त होता है किसमें? लेटेराइट मृदा में, काली मृदा में या फिर जलोढ़ मृदा में या फिर कैल्केरियस मृदा में। तो देखिए रॉक फॉरेस्ट का यूज सब मतलब किसमें मतलब अच्छा माना जाता है? तो लेटेराइट मृदा में रॉक फॉरेस्ट का यूज अच्छा होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है नील हरित शैवाल एक उपयुक्त जैव उर्वरक है। तो गन्ने के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए। देखिए नील हरित शैवाल जो है धान के खेत में पाया जाता है। नील हरित शैवाल भी पाया जाता है यहाँ पर, एजोला भी पाया जाता है। तो ये सब किसके लिए हैं? धान के खेत के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर एजोटोबैक्टर की बात करें तो एजोटोबैक्टर किसके में होता है? तो गेहूँ, सरसों, कपास वगैरह में। राइजोबियम जितने भी दालें होती हैं उनके लिए उपयोगी होता है, जैसे मटर, मूंगफली, सोयाबीन, बरसीम। ठीक है, उड़द, मूंग, अरहर, लोबिया, ये सब राइजोबियम। और नील हरित शैवाल धान के लिए और एजोला भी धान के लिए। और एजोटोबैक्टर की अगर बात करें तो जो रबी की फसलें होती हैं जैसे गेहूँ, सरसों, ठीक है, कपास वगैरह, इनके लिए होता है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए एरिडीसोल मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं। तो एरिडीसोल ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल या फिर उड़ीसा। तो एरिडीसोल मृदाएं जो है राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलिसॉल मृदा की अधिकता होती है। तो जैविक पदार्थ की जो मोलिसॉल मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो जैविक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट, लवणता की या फिर अम्ल की। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है जैविक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। जो मोलिसॉल मृदा होती है उसमें जैविक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए लेटेराइट मृदा में प्रचुरता किसकी होती है? मोंटमोलियोनाइट, कायोलिनाइट, इलाइट या फिर क्लोराइट। तो देखिए इसमें किसकी होती है? तो कायोलिनाइट की होती है। ठीक है, लेटेराइट मृदा में ये खनिज तत्व होते हैं कायो जो भी है। तो ये अगर पहला ऑप्शन देखो तो इसमें है मोंटो मोरिलोनाइट। तो ये काली मृदा में पाए जाते हैं खनिज। ठीक है, ये सारे खनिज के नाम है। अगर इलाइट की बात करें तो इलाइट किसमें? जलोढ़ मृदा में पाया जाता है मुख्यतः। जलोढ़ मृदा में, कभी कभी ये लाल मृदा में भी देखा जाता है। ठीक है, और लाल मृदा में और क्या पाया जाता है? तो केओलिनाइट भी पाया जाता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा में भी कैलोलिनाइट और लाल मृदा में भी पाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर अगर बात करें पर्वतीय मृदाएँ जो होती हैं या फिर लवणी या क्षारीय मृदाएँ तो उसमें क्लोराइड पाया जाता है। क्या होगा? क्लोराइड। ठीक है, ये क्षारीय मृदा, पर्वतीय मृदाओं में क्लोराइड पाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है धान गेहूँ फसल प्रणाली मुख्यतः मतलब कहाँ की फसल प्रणाली है? ऑप्शन है समुद्री क्षेत्र की, पश्चिमी भारत की, उत्तरी भारत की या फिर दक्षिणी भारत की। तो देखिए उत्तरी भारत की है। ठीक है, इसका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो 200% होती है। क्योंकि अगर यहाँ पर फसलों की संख्या लिखें तो 2 आएगा, बट एक कितने वर्ष में हो रही? तो 1 वर्ष में दोनों हो जाती हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200% आ जाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो उत्तर भारत में कितनी होती है? 200% होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, कपास की काली मृदा या फिर लेटेराइट या फिर लाल मृदा में। तो देखिए ये सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता जो है Ca++ ये किसमें होती है? तो ये ब्लैक मृदा में होती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ये क्या है? देखिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड एल्युमिनियम फॉस्फाइड को अगर थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो ये कीटनाशी होता है। ये जो बाज़ार में जो सल्फान की गोलियां मिलती हैं आप लोगों ने देखा होगा, गेहूं की बोरी में आप बड़ी बड़ी जो गोलियां होती हैं 3-3 ग्राम की, तो उनको भर के लगाया जाता है गाँव वगैरह क्षेत्र में।
तो सल्फास की गोलियाँ होती हैं, तो इसी को सल्फाइस को ही एल्युमिनियम फॉस्फाइड बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, फास्टाक्सिन भी बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर इसमें 1 से 2 गोली लगा देते हैं तो प्रति कुंटल अनाज के लिए 1 से 2 गोली पर्याप्त है, ठीक है। प्रति कुंटल अनाज के लिए 1 से 2 गोली पर्याप्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 70% से अधिक जो है बालू के कणों वाली मृदा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हल्की मृदा, औसत मृदा, भारी मृदा या फिर सबसे सर्वाधिक भारी मृदा। देखिए, अगर 70% से अधिक जो है बालू के कण होंगे, सिलिका होगी, तो हल्की मृदा होगी। और अगर यहीं पर बात करें 60 से अगर 70% होगी तो उसको औसत मृदा, ठीक है, मीडियम सॉइल। अगर हैवी सॉइल की बात करें तो यहाँ पे 45 से 50% बालू होती है, तो वो हैवी सॉइल कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो जी ये जीवाश्म खाद होते हैं या फिर सूक्ष्मजीवियों का कल्चर होता है या फिर हरी खादें होती हैं या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये नाम ही से पता चल रहा है बायो फर्टिलाइजर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर कुछ बायो फर्टिलाइज़र की बात करें कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो देखो एजोटोबैक्टर, अभी जैसा कि बताया हमने आप लोगों को, एजोटोबैक्टर कहाँ होता है? तो जो गेहूँ सरसों वगैरह में होता है, गेहूँ सरसों कपास, ठीक है। गेहूँ सरसों ये कौन सी फसलें हैं? ये रबी की फसलें हैं, तो यहाँ पर एजोटोबैक्टर पाया जाएगा। जीबीए बायो फर्टिलाइज़र ये धान में पाया जाता है, ठीक है। जो है एजोस्पाइरिलम ये बाजरा ज्वार धान वगैरह में, और राइजोबियम ये भी बायो फर्टिलाइज़र है। ये जितनी भी लेग्यूम्स फसलें होती हैं, लेग्यूम्स मतलब जो दलहनी फसलें होती हैं, उनमें राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है देखिए, भारतीय मृदा वैज्ञानिक संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन है करनाल, नागपुर, देहरादून या फिर भोपाल। तो देखिए ये भोपाल में है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। यहाँ पे करनाल में गेहूँ रिसर्च निर्देशालय है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, मोटे गठन वाली मृदा की संरचना सुधरती है, तो किससे? चूना डालने से, जिप्सम डालने से या फिर ऑर्गेनिक जो है जैविक पदार्थ डालने से या फिर रासायनिक खाद डालने से। देखिए, जैविक पदार्थ डालने से सूक्ष्म जीव उसमें मिल जाते हैं, तो इससे जो है मृदा की संरचना सुधरती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते नेक्स्ट है, जो है मृदा कण घनत्व का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, मृदा कण का घनत्व क्या होता है? जो कण का घनत्व होता है, कण घनत्व, कण डेंसिटी, वो क्या होता है? तो मृदा कणों का भार जो होता है, भार अपान उनका जो औसत आयतन होता है वो होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो भार अपान आयतन होता है, तो मृदा कणों का भार अपान रंध्र आयतन, तो मृदा कणों का भार अपान मृदा कणों का आयतन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये उसकी जो है सॉइल डेंसिटी निकल के आती है। नेक्स्ट है, एक दोमट मिट्टी में जो है प्रक्षेप क्षमता, यानी कि जो फॉर्म कैपेसिटी होती है दोमट मिट्टी की, तो वह मृदा जल तनाव कितना होता है वहाँ पर? तो ऑप्शन है 0.33 बार या फिर 1 बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार। तो ये 0.33 बार होता है, ठीक है, दोमट मिट्टी में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, दोमट मिट्टी में 0.33 बार होता है, इसको 1.3 बार भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है KVK जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ठीक है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम मतलब कहाँ पे हुई? राजस्थान, पांडुचेरी, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए, इसका सर्वप्रथम स्थापना जो है पांडुचेरी में हुई थी। कब हुई थी? तो ये 1974 में हुई थी। इसके लिए एक समिति बनी थी, ठीक है, MS मेहता समिति, ठीक है, मोहन सिंह मेहता समिति। ये हमने आप लोगों को पहले ही सेट में बताया था, मोहन सिंह मेहता समिति, इसी के अनुशंसा पर 1974 में बनी थी। ये मेहता समिति कब बनी थी? 1973 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, तो इसका पहला KVC कहाँ पे खोला गया था? तो पांडुचेरी में खोला गया था। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि किसान विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा 86 यूपी में है, ठीक है। करीब ये पूरे 700 समथिंग करके हैं, पर उसमें से 86 यूपी में, भारत में पूरे 700 समथिंग करके कुछ है। मृदा वायु में ऑक्सीजन मतलब CO2 की मात्रा कितनी होती है? देखिए, मृदा वायु में एक बार यहाँ पर तीनों चीज़ें देख लेते हैं एक साथ, कि मृदा की वायु में जो है CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों कितना होता है। देखिए, अगर नॉर्मल हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, नॉर्मल नाइट्रोजन होता है 78%, लेकिन अगर मृदा वायु की बात करें तो उसमें 79 से लेकर 80% तक होती है। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन की बात करें तो वह 20.95% होता है, लेकिन अगर मृदा वायु में बात करें तो 18.20% होता है, ठीक है। अगर CO2 की बात करें नॉर्मल कितना होता है? 0.03%, लेकिन अगर मृदा वायु की बात करें तो यहाँ पर 0.15 से लेकर 2% तक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है।
बढ़ते नेक्स्ट। जल प्रभावित मृदाओं में कमी होती है, किसकी होती है? सुलभ जस्ते की, सुलभ लौह तत्व की, सुलभ मैग्नीज की या फिर सुलभ फास्फोरस की। तो देखिए इसमें सुलभ जस्ते की कमी होती है जितने भी जल प्रभावित मृदाएं होती हैं उनमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा में अधिकता में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन है वायरस, फंगस या फिर सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं या फिर अर्थोवर्म। तो देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाधिक मृदा में पाए जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक संतृप्त मृदा जो होती है उसमें हवा जल इंटरफेस है, तो उस पर जल तनाव कितना होता है? तो संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस का जल तनाव कितना होता है? 0, 1.3, 15 बार या फिर 31 बार। तो इसमें देखिए 0 बार होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सिस्टमिक कीटनाशी है? ऑप्शन है BHC, गामा BHC, ठीक है, मेलेथियान या फिर इंडोसल्फान या फिर फास्फोमिडान। पूछा क्या गया है यहाँ पर? सिस्टमिक कीटनाशी। सिस्टमिक कीटनाशी होता क्या है कि अगर ये कीटनाशी आप प्लांट में डाल देंगे तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा प्लांट। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी गिरेगा, तो फिर जब उसको कीट खाएंगे तो फिर उनको कीट को नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमिक कीटनाशी। इसमें सबसे प्रमुख कौन सा आता है? तो सल्फोमिडान आता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और भी होते हैं स्पर्श कीटनाशी होते हैं। स्पर्श कीटनाशी में मतलब वो होते हैं जो कीट के अगर शरीर पर वो कीटनाशक गिर जाता है तब भी कीटों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप विस्तार से कभी बता देंगे आप लोगों के लिए। बढ़ते नेक्स्ट। अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन कौन सा है? रील अपरदन, परत अपरदन, ठीक है, उच्छलन या फिर जलप्रपात अपरदन। तो देखिए इसमें परत अपरदन सबसे ज़्यादा जो है नुकसानदायक होता है, सीट इरोजन। इसमें होता क्या है, चूँकि जो मृदा जो है ऊपर की मृदा बह जाती है खेत से, तो उसमें जो फर्टाइल मृदा होती है, उर्वरक मृदा होती है, वो बह जाती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक मानी जाती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन अवरोधी होता है कौन से? सरसों की खली, अलसी की खली, नीम की खली या फिर मूंगफली की खली। तो देखिए नीम की खली जो है नाइट्रिफिकेशन अवरोधी होता है। ठीक है, इसको डाल देने से जो खेत का नाइट्रोजन होता है वो मतलब जल्दी उसका क्षरण नहीं होता है। बढ़ते नेक्स्ट है वर्टिसोल्स पाई जाती है कहाँ? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या फिर हरियाणा में। तो वर्टिसोल्स कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन इसमें ये कपास या फिर काली मृदा में पाई जाती है वर्टिसोल्स। तो काली मृदा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कभी कि जो काली मृदा का काला रंग किसके कारण होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। आप लोग याद रखिए, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, TM, शॉर्टकट में इसको TM बोलते हैं। नेक्स्ट है जो है पूर्णतः पके लाल टमाटर का रंग जो है किस पिगमेंट के कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, पूछा गया है। तो ऑप्शन है कैरोटीन। तो देखिए गाजर के जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। एंथ्रोसाइनिन, ये टमाटर का लाल रंग, और जो सेब में लाल रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। लाइकोपिन सॉरी, यहाँ पर टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है, और जो गाजर और प्याज का लाल रंग होता है जो, या फिर सेब का लाल रंग जो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। तो यहाँ आंसर क्या पूछा गया है? टमाटर का लाल रंग, तो इसका लाइकोपिन हो जाएगा। ठीक है, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन होता है। ठीक है, आलू का हरा रंग तो किसके कारण होता है? सोलेनिन। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। मिर्च की चरपराहट तो कैप्सेसिनिन होता है। मूली का तीखापन, ये सब आप लोगों को बता चुके हैं कल, आइसोसाइनाइड के कारण मूली का तीखापन होता है। बढ़ते नेक्स्ट। FIRB, ये क्या है? FIRB विकसित की गई है तो किसके द्वारा? फसल स्थापना के लिए। FRIB तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इसका फैरो इरीगेटेड जो होता है राइज बेड। फैरो इरीगेटेड राइज बेड में होता क्या है यहाँ पर? मतलब कि ये जैसे मान लीजिए आप लोग खेत है, एक सेकेंड, ये जो खेत होता है यहाँ पर चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ बना दी जाती हैं, और यहाँ पर फिर उसके बगल में पतली लाइन, फिर यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी, फिर पतली लाइन। तो यहाँ पर फसल उगाई जाती है, और जितना भी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जल होता है इरीगेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए एक्स्ट्रा जल यहाँ पर जो पतली नालियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है खेत से, तो इसी को बोलते हैं फैरो इरीगेटेड। ठीक है, राइज बेड। ठीक है, ये बेड समान संरचना बन जाती है इसीलिए। तो इसको सर्वप्रथम किसने विकसित किया था, इंट्रोड्यूस किया था? तो ऑप्शन है पंतनगर, करनाल, कानपुर या फिर दिल्ली। तो इसको भी जो है अपना करनाल के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, हरियाणा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है सल्फोसल्फ्यूरान का उपयोग किया जाता है ब्यूटा क्लोरेन के स्थान पर, या फिर देखिए इसका सल्फोसल्फ्यूरान का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो गेहूं में जो एक मतलब खर होता है उसको क्या बोलते हैं, गेहूंसा, ठीक है। तो इसके लिए ये यूज किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले यूज जो किया जाता था वो आइसोप्रोट्यूरान यूज किया जाता था, लेकिन अब इसके प्रति वो प्रतिरोधी क्षमता उसके अंदर विकसित हो गई गेहूंसा रोग में, तो इसलिए अब आइसोप्रोट्यूरान का यूज नहीं किया जाता है। अब क्या किसका किया जाता है, सल्फोसल्फ्यूरान का यूज किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है दाने के लिए ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है, ऑप्शन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो देखिए जून के लास्ट सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये मतलब ज्वार के बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है, तो इसका राइट आंसर जुलाई माना गया है। यहाँ पर आप लोग भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन धान में अधिकता पाई जाती है विटामिन ए, विटामिन B12, सी या के की। तो गोल्डन धान में विटामिन ए की पाई जाती है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आलू की फसल के खेत में जो है मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों का बोया जाना क्या कहलाता है, तो मिलवा फसल यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग या फिर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो ये देखिए रिले क्रॉपिंग का उदाहरण होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर ये आलू की फसल जैसे ही ख़त्म होती है, ख़त्म होने से पहले ही यहाँ पर कद्दू की फसल तैयार होने लगती है, तो रिले क्रॉपिंग होता है। इसका फिगर ऐसे बनता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। लेवा प्रक्रिया के मतलब पुडिंग ऑपरेशन किस में होता है, तो धान में, गेहूं में, मक्के में या फिर बाजरे में। तो देखिए पुडिंग ऑपरेशन धान में होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, खरपतवार नाशी जो है नष्ट हो जाते हैं और उर्वरक शक्ति खेती की बढ़ जाती है, तो पुडिंग प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट है सोयाबीन में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसका देखिए हमने सुबह फर्स्ट टेस्ट में बताया था, इसमें जो राइजोबियम जेपोनिकम के द्वारा होता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, ये देखिए राइजोबियम लिग्यूमिनेसेरम के कारण जो है लिग्यूमिनीस जो फैमिली के जितने भी जैसे दालें होती हैं उनमें ये होता है, ठीक है। और सोयाबीन में ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित की गई है, तो जीरो टिल सीड ड्रिल लुधियाना में, पंतनगर में, हैदराबाद में या फिर भोपाल में। देखिए इसमें जीरो टिल सीड ड्रिल में होता क्या है, इसमें मतलब बिना जुताई के ही सीड को बो दिया जाता है। तो यह प्रोसेस गेहूं में होती है। गेहूं में जब धान तैयार हो जाता है, तो जब धान की कटाई कर रहे होते हैं किसान लोग, तो उसी समय ये गेहूं बो दिया जाता है। तो इस पद्धति को जीरो टिल सीड ड्रिल बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो गेहूँ है वो 8 से 10 दिन पहले ही मतलब तैयार होने लगता है, ठीक है। 8 से 10 दिन, अगर आप लोग लेट हैं 8 से 10 दिन गेहूँ बोने में, या फिर किसान जो 8 से 10 दिन लेट हो जाते हैं, तो वो जीरो टिल सीड ड्रिल तकनीकी मतलब अपना के मतलब अपना सर्किल को जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया ये विकसित कहाँ पे की गई थी, तो ये विकसित जो है पंतनगर में की गई थी जी, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर सबसे पहला पंतनगर में ही खोला गया था, तो वहीं से विकसित किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा विरिडी, ठीक है, का प्रयोग चने में किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो उकठा रोग। देखिए ये चने का ही विशेष रोग है, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए धान, गन्ना, पैडी, तो इसका जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना होता है, तो देखिए धान फसलें कितनी हैं, 3, कितने वर्षों में ये उगाई जाती हैं तीनों फसलें, 3 वर्षों में, इंटू 100 कर देंगे, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 100% निकल के आ जाएगा। कितना होता है, 100%। नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र किसके द्वारा पोषित है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर ICAR या फिर UGC। तो देखिए ICAR के द्वारा वित्त पोषित हैं, ठीक है। इनकी स्थापना इसी के एक समिति इसने एक समिति अपनी गठित की थी 1973 में MS मेहता की अध्यक्षता में, ठीक है। इन्होंने ही 1974 में इनकी अनुशंसा पर KVC प्रथम केंद्र खोला गया था, कहाँ पे, पांडुचेरी में। सब आप लोग याद रखना, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। बढ़ते नेक्स्ट है मूंगफली के दाने की औसत मात्रा कितनी होती है, 30%, 40%, 50% या फिर 70%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70%, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है अमेरिकन कपास में रेशे का औसत प्रतिशत कितना होता है, तो अमेरिकन कपास में ऑप्शन है 20, 25, 30, 40। तो देखिए अमेरिकन कपास में जो होता है 30 से 35% होता है, और जो अपना देसी कपास होता है उसमें 35 से 40% औसत कपास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30%, ऑप्शन सी। ग्रीष्मकालीन मूंग में बीज की दर कितनी होती है, देखिए वैसे तो जो ये खरीफ की फसल है मूंग, अगर इसको खरीफ के टाइम बोई जाती है तो ये 15 से 20 kg में ही 12 से 15 kg में ही हो जाता है प्रति हेक्टेयर, कुंटल प्रति हेक्टेयर में। लेकिन अगर ग्रीष्मकाल में बोते हैं तो काफ़ी बीज नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें 25 से 30 कुंटल की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। बढ़ते हैं जौ की कौन सी प्रजाति जो मार्ट के लिए उपयोगी है, ऑप्शन है मंजुला, ज्योति, आज़ाद या फिर
चितंबरा, तो देखिए चितंबरा जो है माल्ट के लिए तैयार की जाती है चितंबरा, तो माल्ट या फिर जो मदिरा वगैरह बनता है उसके लिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल कौन सी है? ऑप्शन है परसन, जूट, गेहूँ या फिर अलसी। तो देखिए जूट जो है नदियों के किनारे अगर जल कभी भर जाता है तो उन सब में भी ये अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है उन परिस्थितियों में भी, तो इसका राइट आंसर जूट हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति संवर्धित फसल, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िए वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप के बारे में पूछा गया है, यानी कि अगर जो मतलब फसल को काट के कलम के उसका कलम यूज की जाती है तो किस में की जाती है? तो ये सब गन्ने में किया जाता है, ठीक है, गन्ने की गांठें बोई जाती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना, गन्ना मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट टपक सिंचाई के सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सब्जी, गन्ना, अंगूर या फिर आलू। तो देखिए जो दूर दूर फसलें होती हैं, दूर दूर और बागवानी फसलें होती हैं उनके लिए होता है, तो ये जो बहुमूल्य फसलें भी होती हैं ये सारी, जहाँ टपक सिंचाई यूज की जाती है, तो ये अंगूर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है जो गुणाएं उपयोगी होती है मृदा की दशा सुधारने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, वाष्पीकरण रोकने के लिए, उपयोग सभी के लिए, तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी के लिए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, फसलों में धूल कीटनाशी का जो बुरकाव करने का उपयुक्त समय क्या होता है? देखिए अगर आप कीटनाशी के यूज करते हैं या तो फिर आप लोग किसी राख या फिर धूल बालू वगैरह में मिक्स करके किसान डालते हैं खेत में, या फिर कुछ कीटनाशी होते हैं जो कि जल में जल में मिला करके डाले जाते हैं। तो अगर जल में मिला करके डालेंगे तो शाम टाइम डालेंगे, अगर धूल वगैरह में मिला करके डालेंगे तो सुबह के टाइम, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सुबह के टाइम, ए नंबर। नेक्स्ट है इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो भूमि का तापमान, वायु का तापमान, पानी का तापमान या फिर फसल के अंदर जो है क्रॉप कैनोपी का तापमान, तो इसका राइट आंसर यही है, डी नंबर, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिए इंफ्रारेड थर्मामीटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते नेक्स्ट है रबर सेप्टा का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रकाश ट्रैप, ठीक है, स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप या फिर फ्लाई ट्रैप। देखिए फेरोमोन ट्रैप में इसका यूज होता है रबर सेप्टा का, इसमें क्या नर कीटों को मतलब पकड़ने के लिए ये ट्रैप बिछाया जाता है, तो रबर सेप्टा जो है नर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये रबर जो है चिपचिपा पदार्थ होने के कारण उसमें जो है नर कीट चिपक जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरोमोन ट्रैप में। नेक्स्ट है जो है पूसा केसर किसकी प्रजाति है? ऑप्शन है मूली की, शलजम की, चुकंदर की या फिर गाजर की। देखिए पूसा केसर यह जो है गाजर की एक मतलब प्रजाति है, ठीक है, यह संकर प्रजाति है गाजर की, ये आप लोग याद रखिएगा, पूसा केसर, ठीक है। गाजर की अन्य प्रजातियां भी हैं जैसे कि सिलेक्शन 223, ठीक है, गाजर नंबर 29, जैनो एक होती है जैनो, और नेंटिस, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है जेली बनाने के लिए जो है अम्ल और पैक्टिन दोनों की प्रचुर मात्रा वाला फल कौन सा है? अमरूद, लोकाट, करौंदा या फिर जामुन। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद। अमरूद जेली बनाने के लिए, अगर जैम बनाने की बात करें तो जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है? सेब, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। जेली बनाने में जो विलेय ठोस होता है वो कितना % होता है? 65% होता है, अगर कभी पूछा जाए तो ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है नींबू वर्ग का जो बहुभूणी प्रजाति है, नेक्स्ट है ये, देखिए इंटरवेनल क्लोरोसिस किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटास, जिंक या फिर लोहा। तो देखिए इंटरवेनल क्लोरोसिस जो है लोहे की कमी के कारण होता है, ठीक है, आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट देखिए इसमें होता क्या है, इसमें पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती हैं, इसमें तना पीला नहीं पड़ता लेकिन पत्ती जरूर पीली पड़ जाती है, मेनली जो है नई पत्तियां वो पीली जल्दी पड़ जाती हैं। नेक्स्ट नींबू वर्ग में जो बहुभूणी प्रजाति कौन सी है? चकोतरा, तुरंज या फिर खट्टा चकोतरा या फिर विलायती चकोतरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलायती चकोतरा, यानी कि ग्रेप फ्रूट, ठीक है। और बाकी ये सारे जो हैं मतलब सिंगल भूणी होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, मूंगफली में खली में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 2 से 3, 4 से 5, 7 से 8 या फिर 9 से 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 से 8% होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रूकन एक लवण सहनशील मूल ग्रंथ है, तो किसका है? आम का, आंवला का, नींबू का या फिर अमरूद का। तो देखिए क्रूकन जो है आम की एक प्रजाति है जो कि लवण से सहनशील है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। बढ़ते नेक्स्ट है दिलंगी सब्जी कौन सी है? ऑप्शन है कद्दू, परवल, नेनुआ या फिर तरोई। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर परवल हो जाएगा। जहाँ परवल खेती होती है वहाँ के लोग आसान मतलब ज़्यादा जानते होंगे कि परवल की अगर हम लोग 7, 8 या फिर 10, 15 रो लगाते हैं तो यहाँ पर एक रो मेल परवल की भी लगानी पड़ती है, ठीक है। इधर फीमेल हो जाती है 15 रो, फिर एक मेल की लगानी पड़ती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते नेक्स्ट है डायोसजेनिस
पाया जाता है किसमें? ऑप्शन है सतावर में, गोभी में, कसावा में या फिर लीक में। तो ये देखिए सतावर में डायोसजेनिन पाया जाता है। ठीक है, ये बढ़ते नेक्स्ट है देखिए विंटर बनाना एक प्रजाति है किसकी है? केले की, नाशपाती की, सेब की, अंगूर की। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, केला मत लगा दीजिएगा। विंटर बनाना जो है सेब की जो है एक देर से पैदा होने वाली प्रजाति है विंटर बनाना। और भी देर से पैदा होने वाली प्रजाति हैं, उनका नाम है रोम ब्यूटी, विंटर बनाना, ठीक है, किंग पिकिक या फिर येलो न्यूटन, लाल अंबरी, ये सारी हैं। ठीक है, और अस्सी के पकने वाली फसल तो उसमें समर गोल्डन, पिपिन, ठीक है, और अर्ली सनबरी आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से दीमक नियंत्रण के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीमक वाला। तो इसका ऑप्शन है थाइमेथोएट या फिर क्लोरोपाइरीफास या फिर फास्फोमिडान या फिर मोनोक्रोटोफास। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोपाइरीफास। तो क्लोरोपाइरीफास का यूज किया जाता है दीमक को नियंत्रण करने के लिए। बढ़ते नेक्स्ट है रंध्र की गति के लिए सहायक तत्व कौन सा है? मैग्नीज, जिंक, पोटेशियम या फिर मतलब फास्फोरस। तो देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों को पोटेशियम बताया था, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन, ये दोनों रंध्र की गति, ये आप लोगों के लिए इस मटेरियल में हमने आप लोगों के लिए पढ़ा रखा है, आप लोग उसको जरूर देखिए। तो पोटेशियम होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है गन्ने का गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण के लिए विकसित होता है? ऑप्शन है गन्ने का तना बोधक, गन्ने का मूल बोधक या फिर गन्ने का शीर्ष भेदक या फिर मूली एफिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ने का जो शीर्ष भेदक है, जिसको हम लोग बंकी टॉप भी बोलते हैं, उसके लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग इसका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग तीसरा सेट नंबर कर चुके हैं, सॉरी ये चौथा सेट है। अब इसके बाद हम लोग पाँचवा सेट भी बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे अभी। तो यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।